नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार, जिसमें टॉपिक है राष्ट्रपति। आज का टॉपिक रहेगा केंद्र सरकार। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति का। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हमने केंद्र सरकार, इसके अंदर राष्ट्रपति। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं। तो केंद्र सरकार में हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और अंत में न्यायपालिका। तो तीन भागों में हमने इसको बांटा। और कौन से? एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है इसमें हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, किस को? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद को रखते हैं। इसके बाद में जो विधायिका है, भारतीय विधायिका का नाम संसद है, जिसके दो सदन होते हैं। एक का नाम लोकसभा, दूसरे का नाम राज्यसभा। इसके बाद में है न्यायपालिका में हम उच्चतम न्यायालय को रखते हैं, जो नई दिल्ली में स्थित है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो केंद्र सरकार है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक केंद्र सरकार में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और ये भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के बारे में है। इसमें हमने जो कार्यपालिका है, इसमें हमने अनुच्छेद रखे हैं 52 से लेके 78 तक। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक है। उसके बाद में 79 से लेकर 123 तक इसमें हम संसद के बारे में कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में है 124 से लेके 147 तक जो उच्चतम न्यायालय के बारे में। उसके बाद में बच्चे 148 से लेके 151 तक इसके केक के बारे में है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति के लिए भारत में है वो कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जो संसदीय शासन प्रणाली में होते हैं, उसमें शक्तियां दो प्रकार की बटी होती है। उसमें कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक का नाम है नाम मात्र की, दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वो संसदीय शासन प्रणाली में इसमें राष्ट्रपति को रखते हैं। किसको रखते हैं? राष्ट्रपति को रखते हैं। और ये राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है। किसका? राज्य का या राष्ट्र का औपचारिक अध्यक्ष होता है।
औपचारिक अध्यक्ष होता है, ये राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता है। और इसी प्रकार जो वास्तविक है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में, संसदीय शासन प्रणाली में जो नाम मात्र का कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति को रखते हैं, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को रखते हैं। इसके बावजूद, ये नाम मात्र के होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इसीलिए इसको संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो संविधान का संरक्षण है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कौन से? राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से? तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 52। कौन सा? अनुच्छेद 52। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, इसमें यह कहा गया है कि जो संघ है या केंद्र है उसका कार्यपालिका होती है, उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। वो इसका प्रयोग किसके माध्यम से करता है? राष्ट्रपति इसका प्रयोग किसके आधार पर करता है? वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से या स्वयं प्रयोग करता है। संघ की जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालक शक्ति है वो सिर्फ राष्ट्रपति में निहित है, जिसका वह प्रयोग अधीनस्थ की सलाह से करता है या स्वयं करता है। चूंकि भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, इसीलिए अधिकतर जो कार्य है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। भारत में कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली है, इसीलिए जो राष्ट्रपति होता है वो अधिकतर मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। लेकिन कुछ स्थानों पे क्या? कुछ जगह पे, कुछ स्थानों पे राष्ट्रपति स्वयं भी निर्णय लेता है। क्या? कुछ स्थानों पे राष्ट्रपति स्वयं भी निर्णय लेता है। कौन कौन से है वो? जैसे पुनर्विचार। कौन से? पुनर्विचार। जो पुनर्विचार है इसमें निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। पुनर्विचार से तात्पर्य है अगर राष्ट्रपति निम्न मामलों पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कौन कौन से मामले पे? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर माने तो जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, कौन से थे? के.आर. नारायण। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भेजा के.आर. नारायण के पास, तो इन्होंने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। इसी प्रकार 1998 में बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भेजा, लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। इस प्रकार राष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक सरकार को बचा लिया इस पुनर्विचार के लिए। और ये पुनर्विचार जब भारत का संविधान बना तब नहीं था, इसको
44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को जोड़ा गया। और ये पुनर्विचार शब्द किसमें है? अनुच्छेद 74 में। किसमें? 74 में है। और ये कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1978 को ये पुनर्विचार शब्द जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को वापस सलाह लेने के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को वापस सलाह के लिए भेज सकता है। तो इस आधार पे के.आर. नारायण ने 1997 में क्या किया? लोकतांत्रिक सरकार को बचा लिया। 1998 में भी बिहार में भी लोकतांत्रिक सरकार को बचा लिया। इस प्रकार से पुनर्विचार शब्द 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या? प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? इसमें देखना प्रधानमंत्री कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। ये अनुच्छेद 78 में है। इसमें 78A, जो 78A क्या कहता है? इसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो विदाई होती है, विदाई या प्रशासनिक संबंधी, प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति को विदाई या प्रशासनिक सूचनाएं देता है। क्या करता है? जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को विदाई और प्रशासनिक सूचनाएं देता है। अब है 78B। इस 78B में क्या है? इसमें यह है कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विदाई और सूचनाएं मांगे, तब देखो कौन? राष्ट्रपति के मांगने पर इसमें क्या होता है? इसमें प्रधानमंत्री की मर्जी हो, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं। इसमें प्रधानमंत्री की मर्जी है कि राष्ट्रपति को विदाई या प्रशासनिक संबंधी सूचना दे या नहीं दे। लेकिन जो 78B है, इसमें राष्ट्रपति अगर सूचनाएं मांग लेता है तो इसमें प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद में 78C, इसमें क्या कहा गया है? अगर किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय लिया हो, मान लो कोई भी विषय है, उस पे एक मंत्री ने निर्णय लिया हो, किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय लिया हो तो क्या करेगा? राष्ट्रपति कह सकता है उसे कि सभी मंत्री परिषद के सामने ये बात रखे। क्या? ये बात रखे कि ये किस आधार पे आपने निर्णय लिया है। तो ये है 78, जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। 78A में प्रधानमंत्री चाहे तो सूचना दे या नहीं दे, लेकिन 78B में अगर राष्ट्रपति ने सूचना मांग ली तो उसको देना पड़ेगा। और 78C में ये बता रखा है कि एक मंत्री ने अगर निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति कह सकता है सभी मंत्रियों के सामने ये चीज रखे कि आपने जो निर्णय लिया वो सभी मंत्रियों के सामने रखे। अब है निषेध या वीटो की शक्ति। कौन सी? राष्ट्रपति को विदाई वीटो की शक्ति। कौन सी? राष्ट्रपति को विदाई वीटो की शक्ति। तो इसमें क्या है? इसमें कौन कौन सी शक्ति है? इसमें पहली है निलंबनकारी शक्ति। कौन सी? निलंबनकारी शक्ति। कौन कौन सी शक्ति इसमें है? निलंबनकारी शक्ति। इसके अंतर्गत क्या करता है? राष्ट्रपति संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या? राष्ट्रपति संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है, संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे 2005 में हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक विधेयक को वापस भेजा कि इस विधेयक को वापस ले लो, क्योंकि वो लाभ के पद से संबंधित था। किसके पद से? लाभ के पद से संबंधित था, इसलिए इसको वापस भेज दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसलिए इसको वापस
किसके आधार पर? राष्ट्रपति अपने इस निलंबनकारी शक्ति के आधार पर वापस भेज सकता है। उसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या? इसके बाद में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है, उसका नाम है जेपी या पॉकेट वीटो। कौन सी? जेपी या पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि कोई भी विधेयक हो, अगर कोई भी विधेयक हो तो उससे क्या होगा? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, जेपी विधेयक के अंतर्गत राष्ट्रपति ना तो उस पर कोई सूचना देता है, नहीं पुनर्विचार के लिए रखता है, अपने पास रख लेता है। इसका नाम है जेपी या पॉकेट वीटो। क्या नाम है? जेपी या पॉकेट वीटो। इसमें क्या नाम है? तो इसमें जेपी या पॉकेट वीटो, जेपी या पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति न तो कोई सूचना अनुमति देता है, न इनकार करता है, सिर्फ रोक सकता है, अपने पास रख सकता है। इसमें क्या हुआ था? 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने क्या किया था? ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने ये कहा था कि जो डाक विधेयक होते हैं उसे अपने पास रख लिया। कौन सा? डाक विधेयक। इसको क्या कर लिया? अपने पास रख लिया। क्या कर लिया? इसको अपने पास रख लिया, जेपी पॉकेट वीटो। उसके बाद में है कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक होता है उसमें क्या कर सकता है? या तो अनुमति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, उसे साफ इनकार भी कर सकता है। ये क्या है? एक निरंकुश वीटो शक्ति है। कौन सी? निरंकुश वीटो शक्ति। कौन सी शक्ति है? निरंकुश वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? निरंकुश वीटो शक्ति है। अगर राज्यपाल चाहे तो, जो राज्यपाल द्वारा अगर आरक्षित विधेयक में चाहे तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, साफ इनकार कर सकता है। ये जो विधेयक है इसमें राष्ट्रपति को क्या है? एक निरंकुश वीटो शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास 3 विधायक वीटो शक्ति प्राप्त है। एक तो है निलंबनकारी, दूसरी है जेपी या पॉकेट वीटो, तीसरी है निरंकुश वीटो शक्ति। कितनी शक्ति प्राप्त है? 3 शक्ति प्राप्त है। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसमें क्या है? जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में रहेगी? राष्ट्रपति में। वो अपने स्वयं के द्वारा या अपने अधीनस्थ के द्वारा उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? इसमें क्या है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। किसका होगा? एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद और उसके राज्य के जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। ये जो होगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। इसमें कौन कौन भाग लेंगे? जो संसद है या जितने भी राज्य है, विधानसभा है, जितने भी राज्य के विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे। राज्य संसद या राज्य विधानसभा के जितने भी जितने भी सदस्य हैं ये भाग लेंगे। लेकिन 1992 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसका नाम है 70वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ? इसमें संशोधन करके दिल्ली और पुदुचेरी को क्या कर दिया? यहाँ पे विधानसभा स्थापित कर दी। और क्या किया गया? इन विधानसभा के जितने सदस्य ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये तो था आज हमारा राष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक।